तो हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। मेरा नाम है अतुल शुक्ला और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए एमपी टेट वर्ग 3 पात्रता परीक्षा 2024 14 नवंबर फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम एनालिसिस। आज जो है चिल्ड्रंस डे है, तो आज का जो पेपर है वो भी अच्छे लेवल का आया था भाई साहब। ठीक है, ईवीएस लोगों के समझ में नहीं आया, आज खतरनाक प्रश्न आपको देखने को मिले हैं 14 नवंबर के एग्जाम में। तो चलिए शुरुआत करते हैं भाई। उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे मध्य प्रदेश में होने वाले सभी एग्जाम्स एवं साथ ही साथ में 30 नवंबर तक आपका हम ये एग्जाम एनालिसिस इसी तरह से करवाने वाले हैं। तो ये सारी वीडियो आप तक आ सके उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक कर देना है। साथ ही साथ ऐसे लोग भैया जिन लोगों ने बिल्कुल भी तैयारी नहीं की है या समय ही नहीं मिल पाया है, 2-3 दिन एग्जाम के बच्चे हैं, अब वो लोग चाहते हैं कि हम किसी भी तरह से एग्जाम को क्वालिफाई कर जाएं, तो उनके लिए हमने पीडीएफ बनाई है। वो पीडीएफ आप प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे लोग उस पीडीएफ से एग्जाम को क्वालिफाई किए हैं। आप जो है कम्युनिटी पोस्ट में भी देख सकते हैं, बहुत सारे लोगों ने हमारे पास में अपना जो है व्हाट्सएप भेजा है कि सर हमने 2 दिन आपकी पीडीएफ पढ़ी और हम क्वालिफाई कर गए हैं। तो वो आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। पीडीएफ सबसे पहले आपको बता दें पीडीएफ कैसे प्राप्त करना है। पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आपको ये फ़ोन पे नंबर दिख रहा है, इस पर मात्र ₹15 का आपको पेमेंट करना है। यहाँ से आप इसका स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। जैसे ही आप व्हाट्सएप में ऐड करेंगे आपका डिटेल आ जाएगा, उस पर आपको ₹15 का पेमेंट करके और इसका स्क्रीनशॉट हमारे व्हाट्सएप नंबर 7052547003 इस नंबर पर आपको इसका जो है स्क्रीनशॉट खींच करके सेंड कर देना है। तुरंत की तुरंत आपको पीडीएफ सेंड कर दी जाएगी। ठीक है, और अगर नहीं तो थोड़ा सा वेट कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारी पीडीएफ सेंड करनी रहती है, तो कभी कभी टाइम भी लग जाता है सेंड करने में, लेकिन 1 से 2 घंटे के भीतर आपकी सारी पीडीएफ आप तक पहुंच जाएगी। तो बहुत सारे लोग पीडीएफ ले चुके हैं, आप भी पीडीएफ लेकर के और इस एग्जाम को आसानी से क्वालिफाई कर जाइए, क्योंकि पेपर का लेवल अब थोड़ा सा बढ़ रहा है। ठीक है, आपको पीडीएफ में क्या मिलेगा, तो आपको हिंदी, बाल विकास, मैथ पेडागोजी, हिंदी पेडागोजी, सीडीपी और आपका ईवीएस, सौर मंडल, स्पोर्ट्स, ये सारी ओलंपिक वगैरह सारी वीडियो एक साथ आपको मिल जाएंगी। सबकी पीडीएफ एक साथ आपको मिल जाएगी, जो कि आप प्राप्त कर सकते हैं मात्र ₹15 का पेमेंट करके। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखते हैं भैया आज के जो प्रश्न हमें सोमपाल ने भेजे हैं, जिनके 87 नंबर हैं, सोनू जैन जिनके 79 नंबर हैं, सोनम सिंह जिनके 89 नंबर हैं, रोहित अहिरवार जिनके 92 नंबर हैं, और ये सब के सब लोग जो है एग्जाम को क्वालिफाई कर गए हैं अपनी अपनी कैटेगरी में। ठीक है, आप भी अपने प्रश्नों को हमारे व्हाट्सएप नंबर 7052547003 इस पर जरूर से जरूर सेंड कीजिएगा। बहुत सारे लोग एग्जाम से निकलने के बाद भूल जाते हैं, लेकिन भैया एग्जाम से निकलने के बाद में आपको जितने भी प्रश्न याद रहें, अपने प्रश्न को इस नंबर पर जरूर भेजिएगा, जिससे अगली वीडियो में आपका नाम भी लिया जाएगा। तो चलिए दिखाते हैं भाई कितने प्रश्न हमारी पीडीएफ से फंसे हैं और कौन-कौन से प्रश्न आज एग्जाम में देखने को मिले हैं। सबसे पहले हम ईवीएस से शुरुआत करेंगे, फिर उसके बाद में आपका ईवीएस के बाद में हिंदी, फिर संस्कृत, फिर बाल विकास, फिर मैथ पेडागोजी, मैथ, उसके बाद में आपका इंग्लिश वगैरह के बारे में आपको हम बताने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न कौन सा है। एनवायरनमेंट से शुरुआत करने वाले हैं। ताजमहल वाला आपको अच्छे से करवा रखा है, ताजमहल वाला पीडीएफ में भी बता रखा है, और कल या परसों हमने इसको पूरा डिटेल में समझा था। ताजमहल के नुकसान के लिए कौन सी गैस जिम्मेदार है, तो SO2 और NO2 ये दोनों गैसें ऐसी गैसें जो ताजमहल के नुकसान के लिए जिम्मेदार हैं। क्यों? क्योंकि ये अम्लीय वर्षा में पाई जाती हैं। अब ये अम्लीय वर्षा क्या होती है, आपको पहले भी अच्छे से डिटेल में समझा चुके हैं, चलिए फिर से बता देते हैं, क्योंकि अम्लीय वर्षा से घुमा फिरा के प्रश्न पूछ रहा है। ठीक है, इसीलिए पूरा डिटेल में आपको समझाते हैं, क्योंकि अब देखिए ये अम्ल वर्षा के बारे में हमने डिटेल में समझाया था, उसी में हमने आपको बताया था कि ताजमहल पर अम्ल वर्षा का सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ रहा है, और देखिए आज क्वेश्चन आ गया। ठीक है ना, इसलिए डिटेल में आपको समझाते हैं। तो चलिए देख लीजिए। अम्लीय वर्षा के लिए मुख्य रूप से सल्फर डाइऑक्साइड SO2 और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 ये दोनों गैसें मुख्य रूप से जिम्मेदार हैं, जिनकी वजह से अम्लीय वर्षा होती है। देखिए, सल्फर डाइऑक्साइड हवा में मौजूद पानी की बूंदों के साथ मिलकर के सल्फ्यूरिक एसिड बनाती है। नाइट्रोजन ऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हवा में मौजूद नाइट्रोजन से बनते हैं, ये दहन के दौरान पैदा होते हैं। तो समझ गया नाइट्रोजन डाइऑक्साइड कैसे बनती है और आपका सल्फर डाइऑक्साइड कैसे बनती है। ठीक है, अगला देखिए, मानवीय गतिविधियों से उत्सर्जन के कारण भी बारिश ज्यादा अम्लीय हो जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड भी पानी के साथ मिलकर के कार्बोनिक एसिड बनाता है, जिससे बारिश जो है वो थोड़ी सी अम्लीय हो जाती है, और ये अम्लीय बारिश की वजह से जो आपका ताजमहल है उसका रंग फीका पड़ रहा है। ठीक है, अम्लीय वर्षा के बारे में कुछ फैक्ट देख लीजिए। अम्लीय वर्षा का पीएच मान आपसे आगे बिल्कुल पूछा जाएगा, क्योंकि अम्लीय वर्षा में अंदर घुस घुस के प्रश्न पूछ रहा है। ताजमहल पूछा है, तो अम्लीय वर्षा का पीएच मान क्या होता है अगली किसी भी शिफ्ट में पूछा जाएगा। तो याद रखिए 4.2 से 4.4 के बीच में अम्लीय वर्षा का पीएच मान होता है। ठीक है, सामान्य बारिश का पीएच कितना होता है, 5.6 होता है। पीएच पैमाने पर जो 7 है, अगर 7 पीएच पैमाना दिया तो समझ लीजिए उदासीन है। पूछा जाएगा पीएच पैमाना कितने नंबर पर उदासीन हो जाता है, तो 7 नंबर पर पीएच पैमाना उदासीन हो जाता है। ठीक है, किसी पदार्थ का पीएच जितना कम होगा 7 से, उतना ही ज्यादा वो चीज अम्लीय होती है। तो अम्लीय वर्षा आप देख रहे हैं 4.2 से 4.4 के बीच में है, यानी कि ये जो अम्लीय वर्षा है वो बहुत ज्यादा अम्लीय होती है। ठीक है, अम्लीय वर्षा से आपका पौधा हो गया, मछलियां हो गई और अन्य जीवित जीवों को नुकसान होता है। ठीक है,
तो ये आपको जो है याद रखना है, ये अम्लीय वर्षा की मुख्य वजह है। हमने आपको ये भी बताया था कि अम्लीय वर्षा के प्रभाव को कम करने के लिए हम क्या करते हैं, तो कैल्शियम का छिड़काव करते हैं। तो ताजमहल पर कैल्शियम का ही छिड़काव किया जाता है, जिससे कि उसकी सुंदरता बनी रहे, उसका रंग फीका ना पड़े। ठीक है? तो पूरी जानकारी आपको मिल गई। याद रखिएगा पीएच वगैरह आपसे आगे पूछे जा सकते हैं। चलिए, अगला प्रश्न है थायरॉक्सिन हार्मोन किस ग्रंथि के द्वारा स्रावित होता है? जब हमने आपको घेंघा घेंघा के बारे में बताया था, घेंघा गलगंड, तब हमने आपको थायरॉक्सिन हार्मोन के बारे में बताया था और ये प्रश्न भी हमारी पीडीएफ में दिया हुआ है प्रैक्टिस सेट में। देखिए, तो थायराइड ग्रंथि की जो है आपका जो थायराइड ग्रंथि है, वो थायराइड हार्मोन्स को स्रावित करती है। कुछ जानकारी देख लेते हैं थायराइड ग्रंथि के बारे में। देखिए, तो थायरॉक्सिन थायराइड ग्रंथि द्वारा रक्त प्रवाह में स्रावित होने वाला मुख्य हार्मोन है। यह चयापचय, हृदय और मांसपेशियों के कार्य, मस्तिष्क के विकास और हड्डियों के रखरखाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कौन? आपका थायरॉक्सिन हार्मोन। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? ये आपसे आगे एग्जाम में पूछा जाएगा। 101% स्टार लगा लीजिए। तो आयोडीन की कमी से घेंघा नामक रोग हो जाता है, जिसे हम घेंघा या फिर गलगंड या फिर इंग्लिश में गॉइटर कहते हैं। ठीक है? जिसमें थायराइड ग्लैंड जो होती है, इसका स्तर बिगड़ जाता है, जिसकी वजह से गले में एक बड़ा सा से फोड़ा सा निकल आता है, लटकता रहता है। अब तो बहुत कम दिखाई देता है, क्योंकि अब तो आयोडीन वगैरह मतलब हर जगह आपको आयोडीन जो है आपका नमक, टाटा नमक, सब में आयोडीन मिलने लगा है। तो अब आयोडीन की कमी बहुत मुश्किल से होती है। लेकिन याद रखिएगा, जब गले में कुछ निकल आता है, ऐसे लटकता रहता है, उसे हम घेंघा कहते हैं, गॉइटर कहते हैं। और आयोडीन की कमी से होता है, आयोडीन की कमी से होता है। इसमें थायराइड जो ग्लैंड होती है, उसमें दिक्कत हो जाती है। ज़्यादा आपका स्रावित होने लगता है तो हाइपोथायराइड हो जाता है, कम स्रावित होने लगता है तो हाइपरथायराइड हो जाता है। ठीक है? तो ये सारे 2 प्रकार होते हैं थायराइड के, ये भी आपको डिटेल में हमने बता दिया। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। खाद्य श्रृंखला में मानव कौन से क्रम का उपभोक्ता होता है? ये आपका उपभोक्ता से प्रश्न पूछा गया है, मानव कौन से क्रम का उपभोक्ता है? तो आइए देख लेते हैं। देखिए, इसको भूल जाइए भई, सत्यार्थ प्रकाश कल का जो है टाइप रह गया, इसको भूल जाइए। तो मानव जो है कौन से क्रम का उपभोक्ता होता है? इसमें 2 तरह का प्रश्न बन सकता है। मानव प्राथमिक उपभोक्ता भी माना जाता है, द्वितीयक उपभोक्ता भी माना जाता है। कब मानव प्राथमिक उपभोक्ता की तरह कार्य करता है, कब द्वितीयक उपभोक्ता की तरह काम करता है? आइए देख लेते हैं। तो मनुष्य को तब प्राथमिक उपभोक्ता माना जाता है, जब वे पौधे और उनके उत्पादों का भोजन करते हैं। यानी जो शाकाहारी मनुष्य होते हैं, वो प्राथमिक उपभोक्ता में आ जाएँगे। क्यों? क्योंकि वो लोग घास या फिर पौधों को खा रहे हैं। ठीक है? क्रम हमने आपको बताया था, घास को बकरी खाएगी, बकरी को शेर खाएगा। ठीक है? अब कभी-कभी बकरी को मनुष्य खा लेता है, तो ऐसे में क्या होता है, बकरी तो प्राथमिक उपभोक्ता हो गई, ठीक है? लेकिन मनुष्य इसमें द्वितीयक उपभोक्ता हो जाता है। तो अगर मनुष्य घास या फिर शाकाहारी चीज़ों को खा रहा है, तो ये प्राथमिक उपभोक्ता होगा। अगर मनुष्य बकरी या फिर मांस को खा रहा है, तो द्वितीयक उपभोक्ता होगा। अब ये ऑप्शन में देखना होगा कि ऑप्शन में क्या दिया था। आज जो आपका ईवीएस है, वो बहुत घुमा-फिरा करके ईवीएस आप आज आपका पूछा गया था, अच्छे लेवल का ईवीएस पूछा था। ईवीएस का लेवल धीरे-धीरे बढ़ रहा है, इसीलिए जो लोग हैं, उनको प्रश्न भी ज़्यादा याद नहीं रहे हैं, ठीक है? लेकिन जितने भी प्रश्न हमारे पास में आए, हम आपको डिटेल में करा रहे हैं। ये आपको अच्छे समझ में आ गया, कब प्राथमिक और कब द्वितीयक उपभोक्ता की तरह मनुष्य कार्य करेगा। जब वे प्राथमिक उपभोक्ता जानवरों को खाते हैं, तो उन्हें हम द्वितीयक उपभोक्ता भी मान लेते हैं, यानी मांसाहारी पुरुष द्वितीयक उपभोक्ता में आएँगे। इसलिए मनुष्य एक विशेष प्रकार की खाद्य श्रृंखला और दूसरे और तीसरे स्तर का पोषी स्तर जो है माना जाता है। कौन? मनुष्य। ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। आज आपसे पूछा था कि आनुवांशिकता की इकाई क्या होती है? तो कई बार आपको हमने पढ़ा रखा है, आनुवांशिकता की इकाई जीन होती है। ठीक है? ये थोड़ा-सा टाइपिंग मिस्टेक टाइपर महोदय के द्वारा हो गया है। याद रखिएगा, आनुवांशिकता की इकाई जीन होती है। ठीक है? अगर ये पीडीएफ में आपको मिले तो आप ध्यान रखिएगा, ये पीडीएफ में दिया जाएगा तो आप ध्यान रखिएगा भैया, आनुवांशिकता की इकाई जो है वो जीन है, शुक्र नहीं है। ठीक है? देखिए, तो आनुवंशिकता की इकाई जीन है। जीन डीएनए से बने होते हैं और आनुवंशिकता की मूल और भौतिक कार्यात्मक इकाई है। जीन पैतृक गुणों के वाहक होते हैं। जीन का मतलब समझ रहे हैं, ये आपके डीएनए के द्वारा बने होते हैं, डीएनए पे। और यही जो जीन ही ऐसे गुण होते हैं जो आपकी पिता के जो गुण होते हैं उसको पुत्र में ले जाते हैं। ठीक है ना? जैसे आपको हमने बताया था, जब हम ये पढ़ा रहे थे आपको जीन के बारे में, तो हमने आपको बताया था कि अगर जो पिता है, अगर उसका सर गंजा है, तो आगे चल करके पुत्र का भी सर आपको गंजा देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये आनुवांशिक उनके आनुवांशिक गुण होते हैं। ठीक है ना? तो आनुवांशिक गुण की वजह से इनमें ऐसा परिवर्तन दिखाई देता है। पिता की तरह ही पुत्र का दिखना, उसका आँख, कान, नाक पिता की तरह होना, तो ये आनुवांशिकता के गुण होते हैं और आनुवांशिकता की इकाई जीन होती है। यह आपको याद रखना है। ठीक है? आनुवंशिकता से जुड़ी कुछ बातें देख लीजिए, क्योंकि यहाँ से आपसे एग्जाम में आगे डिटेल में प्रश्न पूछेगा, क्योंकि अब जो एग्जाम है वो आपका थोड़ा सा कठिन होता जा रहा है। देखिए, आनुवंशिकता या फिर वंशानुगत गुण माता पिता से संतानों में जीन के जरिए स्थानांतरित होते हैं। तो ये आप याद रखिएगा कि जो वंशानुगत वाले गुण होते हैं वो जीन के जरिए ही एक दूसरे में ट्रांसफर होते हैं। जीव विज्ञान में आनुवंशिकता का अध्ययन जेनेटिक्स के नाम से जाना जाता है। तो ये पूछा जाएगा, जेनेटिक्स में किसका अध्ययन किया जाता है? तो आनुवंशिकता के अध्ययन को हम जेनेटिक्स के नाम से जानते हैं। ठीक है? और मेंडल महोदय जो हैं, मेंडल महोदय, ये इनके जनक माने जाते हैं। जीन मतलब कि आपके जेनेटिक्स के जनक जो है आपके मेंडल महोदय माने जाते हैं। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है?
चलिए देखिए, डीएनए न्यूक्लियोलाइड्स की एक श्रृंखला से मिलकर के बना होता है। अब इसमें आपको कुछ खास पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है? इसको आप चाहें तो जब पीडीएफ हम देंगे आपको टेलीग्राम पर, तब आप इसको प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है? 4 प्रकार के आपके डीएनए होते हैं। डीएनए में जो न्यूक्लियोइड्स हैं 4 प्रकार के होते हैं, एडेनिन, साइटोसिन, गुआनिन और थाइमिन, ठीक है? चलिए हाँ, जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है देखिए, मानव शरीर में गुणसूत्रों के 23 जोड़े होते हैं। ये प्रश्न पूछा जाएगा कि मानव शरीर में कितने गुणसूत्र के जोड़े होते हैं? तो 23 जोड़े होते हैं, संख्या में 46 गुणसूत्र होते हैं, ठीक है? हर जोड़े में 1 सेट माता और 1 सेट पिता का आता है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए, जो जीनों का एक बड़ा जोड़ा होता है वो आपका क्या कहलाता है? एलील्स कहलाता है, ठीक है? ये पीडीएफ में थोड़ा-सा आज दिक्कत हो गई, इसको आप जो है यहाँ पर कल वाला ही लिख कर के आ गया, ठीक है? जो उपाधि ये आपका ये हो गया ये वाला, इसको मतलब आप हम एडिट करवा के डलवा देंगे, ठीक है? जीनों का एक जोड़ा एलील्स कहलाता है, इनमें से एक जीन माँ और दूसरा पिता के से विरासत में मिलता है। फिलहाल आपको हमने जीन के बारे में पूरा बता दिया है, जेनेटिक्स के बारे में पूरा आपको हमने बता दिया है, ठीक है? चलिए, मृदा संरक्षण से प्रश्न आया था, हालाँकि मृदा संरक्षण के बारे में कल ही हमने आपको बताया था कि मृदा संरक्षण खेती के तरीकों और प्रथाओं का एक समूह है, जिसका मकसद ज़मीन को क्षरण, कटाव और कमी से बचाना होता है। मृदा संरक्षण से ज़मीन की उर्वरता बढ़ती है और ज़मीन में रहने वाले जीव-जंतुओं की जैविक विविधता भी बनी रहती है। कल हमने आपको समझाया था, आज भी मृदा संरक्षण से एक प्रश्न आपका पूछा गया है। ठीक है? बाकी आप यहाँ पर डिटेल में यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं, वीडियो को रोक करके आप इसको पढ़ सकते हैं। अभी कल हमने समझा दिया था, वापस वही चीज़ समझाने से क्या मतलब है, ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ लेते हैं। आज आपका देखिए, अब ये अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसी की ओर चल रहे हैं, तो याद रखिएगा कि नासा किस देश की अंतर्राष्ट्रीय जो आपकी अंतरिक्ष एजेंसी है, तो नासा के बारे में पूछा गया, तो नासा आपकी अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी है, ठीक है? अब जितनी भी आपकी अंतरिक्ष एजेंसी हैं, ये अंतरिक्ष एजेंसी भी हमने अपने वीडियो में करा रखी है, पीडीएफ में आपको मिल जाएँगी। तो अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी, ठीक है? इसके अलावा जो है आपका जापान की अंतरिक्ष एजेंसी, रसिया की अंतरिक्ष एजेंसी, आपकी चाइना की अंतरिक्ष एजेंसी, ये सब आपको याद करके जाना है। अब ये एक पूछा है तो समझ लीजिए सारी अंतरिक्ष एजेंसी पूछेगा ये, ठीक है? तो जो मुख्य-मुख्य अंतरिक्ष एजेंसी जाक्सा वगैरह हैं, इन सबको आप अच्छे से पढ़ कर के जाइएगा, ठीक है? तो अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी है आपकी कौन? नासा। देखिए, नासा का फुल फॉर्म आपसे आगे पूछा जा सकता है, तो नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, ये नासा का फुल फॉर्म होता है। स्वतंत्र अमेरिकी सरकारी एजेंसी है, जिसकी स्थापना 1958 में हुई थी, ठीक है? तो याद रखिएगा जो नासा, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1958 में हुई थी। ये आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगा, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, और ये क्या कार्य करती है? तो ये जो है अंतरिक्ष में पहुँचाने का, अंतरिक्ष में जो भी यान अमेरिका के द्वारा पहुँचाए जाते हैं, या फिर जो भी खोज, जो भी रोवर्स वगैरह पहुँचाए जाते हैं अंतरिक्ष में, वो जो है अमेरिका के लिए नासा के द्वारा किया जाता है। भारत की अंतरिक्ष एजेंसी का नाम क्या है? ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, ठीक है? चलिए अब हिंदी की ओर चलते हैं। हिंदी में क्या परिवर्तन देखने को मिला है? तो समास आया था आपका बार-बार में, कौन-सा समास हो जाएगा, ठीक है? तो द्वंद्व समास हो जाएगा बार-बार में, आपको याद रखना है। एक प्रश्न आपका प्रत्यय से पूछा था। कारक से आपके आज 2 प्रश्न देखने को मिले हैं। एक प्रश्न आपका विलोम से पूछा गया है। अलंकार में आपसे उपमा अलंकार का उदाहरण देकर के पूछा गया था, तो अलंकार आप पढ़ करके जाइएगा, ठीक है? और जो आपका गद्यांश पूछा गया था, गद्यांश में आपका हिंदी भाषा की उत्पत्ति के ऊपर आज गद्यांश आया हुआ था कि हिंदी भाषा की उत्पत्ति कैसे हुई है, कैसे पाली आई, फिर अपभ्रंश बना, फिर संस्कृत सबसे पुरानी है। ये सारी बातें उसमें बताई गई थी गद्यांश में, और वहीं से आपके प्रश्न जो हैं वो बने थे। तो 10 नंबर का आपका गद्यांश है, 5 नंबर का आपका पद्यांश आया है। एक आपका मुहावरा पूछा गया है कि 19-20 का अंतर होना, इसका क्या अर्थ हो जाएगा? तो इसका अर्थ हो जाएगा बहुत कम अंतर, ठीक है? कहते नहीं 19-20 का ही तो अंतर है, ठीक है? तो याद रखिएगा 19-20 का अंतर होना, इस तरह के मुहावरे पूछे जा रहे हैं। मुहावरे पहले की तरह अब नहीं आ रहे हैं भैया, ऊँट के मुँह में जीरा हो जाना, 9-2-11 हो जाना, ये ऐसे मुहावरे अब नहीं आ रहे हैं, ठीक है? कुछ नए मुहावरे आ रहे हैं, जैसे कि आज पूछा है 19-20 का अंतर होना, ठीक है? बाकी जो आपकी हिंदी पेडागॉजी है, तो हिंदी पेडागॉजी अपने पेडागॉजी वाले नोट्स में से ही आ रही है, उसी पीडीएफ को आप पढ़ कर जाइएगा। 3 पीडीएफ आपको हिंदी पेडागॉजी की हमने भेजी हैं, जिन लोगों ने मंगाई हैं, उसी में से आपकी हिंदी पेडागॉजी आ जाएगी, बिल्कुल भी आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं, नंबर आपको दिख ही रहा है 7052547003। आप कल वाली वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर के देखेंगे तो वहाँ पर 3-4 लड़के ऐसे हैं जिन्हें 2-2 दिन और 3-3 दिन पहले हमारी पीडीएफ प्राप्त की थी, ठीक है? उसको पढ़ करके वो क्वालीफाई हो गए, ठीक है? तो बहुत सारा थैंक यू उन्होंने लिखा था, ठीक है ना? तो आप भी जो है पीडीएफ को ले लीजिए और उसको आराम से पढ़ करके तब फिर जाइए। चलिए, अब यहाँ पर बाल विकास की बात कर लेते हैं। भैया बाल विकास में क्या-क्या चेंज देखने को मिला है? तो आज बाल विकास में भी कुछ परिवर्तन देखने को मिला है। सबसे पहली बात, स्टेटमेंट के 3 से 4 प्रश्न आ रहे हैं, ठीक है?
कौन से जो है आपके वैज्ञानिक ने क्या चीज़ें कही हैं, वो स्टेटमेंट के प्रश्न आ रहे हैं। और हमारी पहली वीडियो जो थी बाल विकास की, जो हमने पीडीएफ दी है, उसमें सारे स्टेटमेंट वाले प्रश्नों को हमने एक साथ में कवर किया है। सारे वैज्ञानिक, स्किनर हो गए, हल हो गए, थार्नेडाइक हो गए, और आपके जो है जीन पियाजे हो गए, जितने भी आपके वैज्ञानिक हैं, इन सबको हमने एक साथ में, जितने भी कथन इन्होंने कहे हैं, उन सबको कवर किया है। तो आपको पीडीएफ में मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद में आज एरिक्सन थ्योरी का एक प्रश्न पूछा गया था। ये एरिक्सन थ्योरी भी हमने पीडीएफ में करा रखी है। जीन पियाजे से 2 प्रश्न आया था। सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक आज आपसे पूछे गए थे। उसके बाद में एक प्रश्न आपका हल महोदय से आया था, ठीक है। संवेगात्मक विकास से भी आपका एक प्रश्न आया था। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था से एक प्रश्न आपका पूछा गया था। इसकी एज पूछी गई थी कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की एज क्या होती है। 2 प्रश्न आपके अधिगम से आए थे। समावेशी शिक्षा से 4 से 5 प्रश्न, 3 से 4, 5 प्रश्न जो है समावेशी शिक्षा से पूछे जा रहे हैं। उसके बाद में खेल विधि आज आपसे पूछी गई थी। खेल विधि जो है किसके लिए महत्वपूर्ण होती है, तो प्राथमिक कक्षा के लिए महत्वपूर्ण होती है। कौन सी? खेल विधि, ठीक है। तो ये आपको देख करके जाना है। व्यक्तित्व से प्रश्न आए थे। और बधिर छात्र, जो विकलांग छात्र होते हैं, उसमें आज पूछा गया था कि जिनको सुनने में परेशानी होती है, उनको हम कौन से छात्र के अंतर्गत रखते हैं, तो वो बधिर छात्र होते हैं, ठीक है। या फिर ऐसे पूछा था कि बधिर छात्र कौन होते हैं, तो जिनको सुनने में परेशानी होती है उन्हें हम बधिर छात्र कहते हैं। तो विकलांग छात्र से भी आज आपका प्रश्न पूछा गया था। चलिए संस्कृत में देखते हैं। तो संस्कृत में आपका पैराग्राफ पूछा गया था, और ये 10 नंबर का पैराग्राफ था। ये आज का जो पैराग्राफ है वो 15 अगस्त के ऊपर पूछा गया था। 15 अगस्त मतलब क्यों मनाया जाता है, भारत कब आज़ाद हुआ था, चाचा नेहरू ने क्या जो है आपकी वो स्पीच वगैरह दी थी, तो उससे रिलेटेड प्रश्न जो है आज आपका जो है आपके पैराग्राफ संस्कृत में पूछा गया है, ठीक है। उसके बाद में एक प्रश्न आपका संधि का पूछा गया, एक विभक्ति है, पेडागोजी पूछी गई है। और आपका एक बात और आपको बताने भूल गए भैया, ईवीएस में जो है आज आपके जीन पियाजे महोदय ईवीएस पहुंच गए थे, ठीक है ना। तो ईवीएस में आज आपके ईवीएस पेडागोजी में जीन पियाजे से प्रश्न आया था, तो ये भी आपको देख लेना है। ईवीएस की पेडागोजी जो हमने पीडीएफ में कराई है वो आप पढ़ करके जरूर जाइएगा, ठीक है। बाकी पेडागोजी आपकी लगभग 12 नंबर की पेडागोजी आपकी संस्कृत की आ रही है। और पूछा गया था कि छोटे बच्चों को कैसे पढ़ाएं, ये संस्कृत में पूछा गया था कि छोटे बच्चों को कैसे पढ़ाएं, ये आपका पेडागोजी में पूछा गया था, ठीक है। एक प्रश्न आपका कर्मवाच्य से आया था। उसके बाद 2 प्रश्न आपके लकार से आए थे। विलोम शब्द आपका एक पूछा गया था, और एक प्रश्न आपका कृत प्रत्यय से पूछा गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, मैथ की बात कर लेते हैं। तो मैथ में आपके रेशियो वाले प्रश्न सबसे ज़्यादा आ रहे हैं, रेशियो और प्लस माइनस, ठीक है। इनके प्रश्न सबसे ज़्यादा आ रहे हैं। 3 प्रश्न आपके रेशियो के आए थे, वो भी आपके मतलब योग वाले आए थे, ठीक है, कि 2 संख्याओं का योग इतना है, और मतलब कि अन्य 2 संख्याओं का योग इतना है, तो बताइए इनका जो रेशियो होगा वो क्या होगा। तो इस तरह के रेशियो के प्रश्न देखने को मिले हैं। आज आपका कुछ परिवर्तन देखने को मिला है। तो यूनिट डिजिट जो है, यूनिट डिजिट से आपके 2 प्रश्न यहाँ पर देखने को मिले हैं, इकाई अंक से, ठीक है। अब विभाज्यता वाले जो प्रश्न आ रहे थे पहले, उनको हटा करके यूनिट डिजिट को ऐड कर दिया है, ठीक है। और मैथ पेडागोजी अपनी उसी वीडियो में से आ रही है। मैथ पेडागोजी जो है अपनी पीडीएफ पढ़ करके जाना, जो हमने दी है उसी में से आपकी आ जाएगी, ठीक है। एक प्रश्न आपका ट्राइंगल का डेली आ रहा है, समकोण त्रिभुज वाला। आज आपका जो परिवर्तन मिला है वो चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज, सीआईएसआई के प्रश्न भी आज पूछे गए हैं, ठीक है। लेकिन परेशान नहीं होना, बिल्कुल लो लेवल के प्रश्न पूछे गए हैं सीआईएसआई के, जो आप आसानी के साथ में कर सकते हैं। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। पीआईटी अपॉन 100 और आपका ये सूत्र जो है इनको याद करके जाना, ठीक है। परसेंटेज पूछी जा रही है, 2 से 3 प्रश्न आपके परसेंटेज के बिल्कुल सिंपल लेवल के आ रहे हैं। बिल्कुल भी इसमें मतलब आपको करने में आसानी रहेगी, बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी, ठीक है। गणित शिक्षण की अधिगम विधियां पूछी जा रही हैं, 1-2 विधि यहाँ से पूछी जा रही है, उसको भी आपको करके जाना है। आयु के 2 प्रश्न आ रहे हैं। माँ बेटी की उम्र में अंतर दे करके 6 साल बाद या 5 साल बाद उनकी उम्र का रेशियो पूछ रहे थे, ठीक है, या फिर उनकी उम्र का अंतर पूछ रहे थे, उनकी उम्र का योग पूछ रहे थे। ऐसे प्रश्न जो है आयु के 2 प्रश्न इस तरह के आए हैं, सिंपल लेवल के। उसके बाद में बॉडमास से आपके 2 से 3 प्रश्न आए हैं। सबसे ज्यादा प्रश्न बता रहे हैं कि 4 से 5 प्रश्नों तक आपके चिन्ह परिवर्तन, ये नया जो आपके व्यापम ने ऐड किया है, यहां से बंच में प्रश्न दे रहा है। और ये क्यों दे रहा है, क्योंकि ये आपका टाइम खराब करना चाहता है, ठीक है। इसमें टाइम लगता है। प्लस को माइनस कर दिया, माइनस को जो है प्लस कर दें, तो बताइए इनको इंटरचेंज कर दें तो क्या आंसर आएगा। या फिर ऐसे दिया है 3 2 6 4 प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 2, ठीक है। अब बोलेंगे कि बताइए हम अगर 6 और 2 को इंटरचेंज कर दें और प्लस और माइनस को इंटरचेंज कर दें, तो बताइए क्या आंसर होगा। इस तरह से प्रश्न आपके घुमा करके पूछे जा रहे हैं। इनकी आप अच्छे से प्रैक्टिस करके जाइए। बेसिकली रीजनिंग का टॉपिक है, लेकिन क्योंकि थोड़ा सा कठिन बनाना रहता है मैथ को, तो ये 4 से 5 प्रश्न इसमें डाले जा रहे हैं। इनको आप अच्छे से करके जाइएगा। बाकी फ्रैक्शन भिन्न की, सिंपल लेवल की भिन्न की आपकी आई थी, कंपैरिजन कराने वाली, की छोटी भिन्न कौन सी है, बड़ी भिन्न कौन सी है। तो भिन्न का 2 प्रश्न आपको देखने को मिले हैं। और चतुर्भुज डेली पूछा जा रहा है। तो चतुर्भुज और त्रिभुज ये दोनों डेली आ रहे हैं, लेकिन सिंपल लेवल के आ रहे हैं, तो इनको भी आपको करके जाना है।
चलिए, आज के नंबर देख लेते हैं। तो नंबर की बात करें तो आज अच्छे नंबर ज़्यादा नहीं आए हैं, तो यहाँ पर आपको ये कन्फर्म है कि 4 से 5 नंबर का नॉर्मलाइज़ेशन यहाँ पर होने वाला है। +4 +5 मान करके चलिए, क्योंकि पेपर का लेवल आज का अच्छा था, यानी कि कठिन पेपर था आज का, ठीक है? मॉडरेट कह सकते हैं। 82 नंबर हैं, 85, 88, 75, 75, 95, 94 ये नंबर आज देखने को मिले हैं और बहुत से कम नंबर भी मिले हैं हमको 57, 49, 59 नंबर तक के लोग भी मिले हैं, ठीक है ना? तो इस तरह के नंबर भी आ रहे हैं, तो यहाँ पर आप ये मान के चलिए कि +4 या फिर +5 मान के चलिए, आपका जो है नंबर आगे बढ़ने वाले हैं जब नॉर्मलाइज़ेशन होगा तो, ठीक है? तो जो 71-72 वाले हैं उनको भी परेशान नहीं होना, वो भी आराम से क्वालीफ़ाई कर जाएँगे। बाकी आपको लगता है भैया कैसे क्वालीफ़ाई करेंगे, तो आप पीडीएफ मँगा लीजिए। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7052547003। इस नंबर पर आपको जो है मैसेज करना है। इसका स्क्रीनशॉट खींच लीजिए, इस पर डायरेक्ट फ़ोनपे कीजिए ₹15 का और उसका स्क्रीनशॉट खींच के हमारे पास भेज दीजिए। और वहाँ पूछिए मत कि भैया कितने सब्जेक्ट की आएगी, क्या आएगी? क्योंकि बहुत सारी लाइन में लगे रहते हैं, लोग लगातार जो है मैसेज करते रहते हैं, ठीक है ना? तो इतना आप करोगे तो मैसेज आपका नीचे चला जाएगा, फिर आपको दिक्कत हो जाएगी। पीडीएफ तो आपके पास में आएगी, लेकिन थोड़ा-सा लेट आएगी। पीडीएफ सबके पास पहुँचती है। हम रात में 2-2 बजे तक बैठ कर के पीडीएफ सेंड करते हैं, एक लोग को भी नहीं छोड़ते हैं। सबके पास पीडीएफ सुबह तक पहुँच ही जाती है, ठीक है? ठीक है, तो बस आपको इतना करना है, आप इसका स्क्रीनशॉट खींचिए, व्हाट्सएप में ऐड कीजिए, ₹15 सेंड कीजिए, स्क्रीनशॉट उसका खींच करके इस नंबर पर सेंड कर दीजिए। आपको डायरेक्ट जो है आपकी पीडीएफ पहुँचा दी जाएगी, ठीक है ना? बस रात को 10 बजे के बाद में बंद कर देते हैं हम नेट, क्योंकि फिर हम सिलेक्ट करके सबका रात में भेज देते हैं, ठीक है? तो रात को 10 बजे के बाद नहीं पहुँचेगी, लेकिन सुबह तक आपके पास पहुँच जाएगी जिन लोगों ने भी पेमेंट कर दिया होगा। और बीच में जब हम एग्ज़ाम एनालिसिस करते हैं, तो अपने डीपी पर बता देते हैं कि भैया ये एग्ज़ाम एनालिसिस चल रहा है, थोड़ी देर बाद आप लोगों की पीडीएफ मिलेगी। तो पीडीएफ के लिए किसी को भी परेशान नहीं होना है, ठीक है? चलिए फिर वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। शाम वाली शिफ्ट का जैसे ही छूटेगी तुरंत एग्जाम एनालिसिस लेकर के आएँगे। लेकिन आप लोगों से निवेदन है भैया प्रश्न ज़रूर भेजा कीजिए, है ना? ये व्हाट्सएप नंबर है, आपको अच्छा नहीं लगता कि आपका नाम व्हाट्सएप पे मतलब यूट्यूब पे बोला जा रहा है ना? अच्छा तो लगेगा ना? तो इस नंबर पर आपको जितने भी प्रश्न याद रहें ईवीएस के स्पेशली आप लोग ज़रूर सेंड कीजिएगा, ठीक है ना? 7052547003 इस नंबर पर अपने प्रश्नों को ज़रूर शेयर कीजिएगा। नीचे आपको जो है टेलीग्राम चैनल की लिंक दी गई है, जहाँ पर आपको ये डेली एनालिसिस जो हो रहा है इसकी पीडीएफ मिलेगी और जो मेन पीडीएफ है, पेड पीडीएफ ₹15 वाली, वो इसी व्हाट्सएप नंबर पर मिलेगी, ठीक है? तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, शाम वाली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।